हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 1 के बारे में, जो कि हमारा कोड है इसका BME 072। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। इंजीनियरिंग एग्जाम में ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल एनर्जी की। ये वो एनर्जी सोर्स होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं, मतलब एक ना एक दिन ख़त्म हो सकते हैं, इसलिए इन्हें एग्जॉस्टिबल सोर्स भी कहा जाता है। जैसे कि कोल एनर्जी, नेचुरल गैस और फायरवुड। कोल एनर्जी का यूज़ थर्मल पावर प्लांट में होता है। नेचुरल गैस क्लीनर फॉसिल फ्यूल है। फायरवुड ट्रेडिशनल सोर्स है जो कि गांव में यूज होता है। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर। ये वो सोर्स होते हैं जो अनलिमिटेड या इनएग्जॉस्टिबल होते हैं और इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और बायोगैस। आपको डिफरेंस सिर्फ इतना याद रखना है कि कन्वेंशनल एनर्जी लिमिटेड प्लस पॉल्यूटिंग होता है और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी अनलिमिटेड प्लस इको फ्रेंडली होता है। ओके। बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, जिसको हम वाटर ट्यूब बॉयलर भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये AKTU एग्ज़ाम में हमेशा 10 नंबर में आता ही आता है, या तो बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर या फिर लैंकाशायर बॉयलर। ओके। तो ये आप इसको इम्पॉर्टेंट एकदम समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो सारे इसके कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है और कैसे इसका यूज़ होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल है। आप 2-3 बार बस पेज पे इसका डायग्राम बना लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा ड्रम। तो ड्रम का इस बॉयलर में क्या यूज़ है, चलिए बताते हैं आपको। आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर जो हॉरिजेंटल सिलेंडर लगा हुआ है ये होता है हमारा बॉयलर का ड्रम, ठीक है। यहीं पे हमारा स्टीम और वाटर सेपरेट होता है, ठीक है। स्टीम हमारा ऊपर साइड में कलेक्ट होता है और नीचे हमारा वाटर रहता है, ठीक है, जो कि मेन स्टॉप वाल्व से बाहर जाती है। अगर आप और सिंपल लाइन में समझिए तो ड्रम का बस इतना काम है कि ये स्टोर करता है और सेपरेट करता है, ठीक है, स्टीम को। दूसरा हमारा है डाउन टेक हेडर। क्या होता है, ओके। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड में नीचे लिखा है DTH, ये हमारा हुआ डाउन टेक हेडर। तो ये जो ट्यूब लगी हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो ड्रम से पानी नीचे आता है, ठीक है, तो कोल्ड वाटर को ये नीचे ले जाता है और ये वाटर को ट्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। बस वाटर ट्यूब देखिए, जो ये इंक्लाइंड पोजीशन में जो छोटी छोटी जो ट्यूब्स लगी होती हैं, ठीक है, इसमें हमारा होता है वाटर फ्लो करता है, ठीक है। ऊपर से नीचे साइड में ये वाटर फ्लो करता है और जो गैस होती हैं फ्लू गैसेस, ये नीचे से ऊपर फ्लो करती हैं वर्टिकल पोजीशन में, ओके। तो स्टीम आपका होता है, स्टीम या फिर वाटर आपका होता है इन छोटे छोटे ट्यूब्स में, और आपके बाहर सराउंडिंग में गैसेस होती हैं, फ्लू गैसेस, ओके। फिर चौथा पॉइंट है हमारा बैफल प्लेट्स। देखिए, ये जो एरो एस बना हुआ है, BP लिखा हुआ है, ये होता है हमारा बैफल प्लेट्स। इसका सिर्फ इतना काम होता है कि ये जो फ्लू गैसेस निकलती है नीचे से, उसको ये कंट्रोल करता है, उसको जिगजैग मोशन में पाथ दिखाता है कि ये यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा ताकि जो प्रॉपर ट्यूब्स लगी हैं वो हीट हो सके। तो बैफल प्लेट सिर्फ इतना काम होता है कि हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा हो सके और फ्यूल इफ़िशियंसी इम्प्रूव हो, ठीक है। पांचवा है हमारा फर्नेस, या फिर उसको कह सकते हैं आप ग्रेट। तो यहाँ देखिए नीचे G लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा ग्रेट होता है। तो यहीं पे हम कोल या फिर कह सकते हैं फ्यूल को जलाते हैं हम लोग, ठीक है। और ग्रेट का काम होता है फ्यूल को सपोर्ट करता है। तो यहाँ से जब यहाँ पे जो फ्लू गैसेस बर्न होती हैं, तो यहीं से फ्लू गैसेस ऊपर से पास करती हैं बैफल प्लेट के थ्रू, और सारे जो इंक्लाइन ट्यूब्स लगे हैं उनको हीट करते हैं ताकि उनके अंदर जो वाटर है वो गर्म हो सके और जिससे स्टीम जनरेट हो सके, ठीक है। छठा पॉइंट है हमारा फायर डोर। तो देखिए, ये साइड में लेफ्ट साइड में FD लिखा हुआ है, ये हमारा होता है फायर डोर। तो यहीं से हम कोल या फिर फ्यूल को फीड करते हैं
ओपनिंग ये होता है एक तरह का, और यहाँ से आप इंस्पेक्शन या फिर क्लीनिंग के भी काम आता है। तो ये हमारा था फायर डोर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डोर्स। तो डोर्स क्या होता है कि बॉयलर के अंदर क्लीनिंग या फिर मेंटेनेंस के लिए काम आता है, और यहाँ से जो पार्टिकल होते हैं ऐश या फिर जो शूट होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। 8वां पॉइंट है हमारा मड कलेक्टर। मड कलेक्टर मतलब कीचड़ जहाँ पे कलेक्ट होते हैं या फिर और सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, ऐश, मड, इम्प्योरिटीज़, ये हमारे बॉयलर के सबसे निचले हिस्से में कलेक्ट होते हैं। ये सबसे लोएस्ट पार्ट में होता है, ठीक है, जहाँ पे हम इम्प्योरिटी, मड, ऐश को कलेक्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बॉयलर का, ठीक है, जो कि बॉयलर को डैमेज होने से बचाता है। 9वां पॉइंट है हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर। ये भी हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है किसी भी बॉयलर का। इसमें क्या होता है कि ड्रम के वाटर के लेवल को शो करता है कि ड्रम में कहाँ तक पानी है, कितना स्टीम है, और ये सेफ्टी के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। लो वाटर इक्वल टू बॉयलर डैमेज, हाई वाटर मतलब कि वेट स्टीम, जो कि दोनों डेंजरस होते हैं। 10वां पॉइंट है हमारा प्रेशर गेज। तो किसी भी बॉयलर के अंदर का स्टीम जो प्रेशर शो करता है वो होता है, जो प्रेशर गेज होता है उसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि कितना उसमें प्रेशर बन रहा है उसको वो शो करता है, ठीक है। और ये मॉनिटरिंग के लिए बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है किसी भी बॉयलर में। 11 पॉइंट है हमारा सुपर हीटर ट्यूब्स। तो देखिए जो ये स्टीम ड्रम है उसके नीचे जो पाइप्स लगी हुई हैं उसमें लिखा हुआ ST, तो ये होता है हमारा सुपर हीटर ट्यूब्स। ये क्या करता है कि स्टीम को एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करता है ताकि सेचुरेटेड जो स्टीम होता है वो सुपर हीटेड स्टीम में चेंज हो सके, ठीक है, जिससे कि हमारे टरबाइन की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है और मॉइस्चर भी कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेफ्टी वॉल्व, जिसका काम होता है कि अगर ओवर प्रेशर कंडीशन में ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाता है, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा एक्सट्रीम होती है उसको ये रिलीज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेन स्टॉप वॉल्व। इसका काम होता है कि ये स्टीम की सप्लाई को ऑन ऑफ करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फीड वॉल्व। ये देखिए लेफ्ट साइड में सबसे नीचे लगा है फीड वॉल्व। इसका काम होता है कि बॉयलर में फ्रेश वाटर को ये सप्लाई करते रहता है ताकि जो वाटर का लेवल है वो हमारा मेंटेन रहे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बार बार ये मतलब कह रहा हूँ कि ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है AKTU में, पावर प्लांट इंजीनियरिंग का 10 नंबर में, ठीक है। या तो ये सेक्शन B में भी हो सकता है या फिर ये सेक्शन C में भी हो सकता है। तो ये आपको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम में आता है। या तो ये आ जाएगा बैबकॉक विलकॉक्स, या फिर आपका लंकाशायर बॉयलर आ जाएगा, ठीक है, या फिर लामोंट बॉयलर भी आ सकता है। तो अगर एक लाइन में या फिर सिर्फ आप डायग्राम की वजह से समझें तो देखिए सबसे पहले नीचे में फ्यूल ग्रेड पर जलाया जाता है, ठीक है। तो आप जलाएंगे ग्रेड पे फ्यूल तो उससे आपकी हीट फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो वो हीट फ्लू गैसेस आपकी नीचे से ऐसे ऊपर उठते हुए जो ये इंक्लाइन ट्यूब्स लगी हुई हैं जिसके अंदर वाटर सर्कुलेट हो रहा है बॉयलर से, ठीक है। तो इसमें जो वाटर है उसको ये जो फ्लू गैसेस है जाके उसको हीट प्रोवाइड करेंगी, जिसकी वजह से ये ट्यूब्स गर्म होंगे। तो इसके अंदर जो वाटर है वो भी हमारा गर्म होगा, तो वो वाटर गर्म होके स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर वो स्टीम ऊपर जाके जो ये ट्यूब है उसमें जाके कलेक्ट हो जाएगा ड्रम में, और फिर वो वहाँ से कलेक्ट होके स्टॉप वाल्व से पास होती रहती है जहाँ उसको सप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर है जिसको हम वाटर ट्यूब बॉयलर भी कहते हैं, तो ये कैसे काम करता है, ओके। तो देखिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि जो जितने मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए हैं इसमें, इसको भी आप 2-2, 3-3 लाइन करके लिख देंगे अगर आपको कंपोनेंट्स के नाम याद हैं तब। तो आपको देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 2 पेज या 2.5 पेज तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, तभी आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। और डायग्राम आपका एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादा आपकी जो थ्योरेटिकल है उस पर
ना ध्यान देकर आपके डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करेगी और उस पे जो आप कंपोनेंट्स लिखे रहते हैं साइड में एरो करके, वो भी आप सही सही लिखिएगा, जिससे कि अगर वो एक ही दो आंसर पढ़े तो उसको पता चल जाए कि हाँ, जो ये लड़का है उसको पता है, तो वो फिर उसी हिसाब से सारे आंसर को वो चेक करने लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग क्या होती है। तो ये तो आपको पता ही है कि बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर है, ये एक वाटर ट्यूब बॉयलर है जो कि वाटर ट्यूब्स के अंदर फ्लो करते हैं और हॉट गैसेस बाहर से पास करके स्टीम जनरेट करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर एंट्री करती है फीड पंप के थ्रू वाटर स्टीम ड्रम में। ये आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर जो ड्रम लगा है, ये आपका है वाटर स्टीम ड्रम, जिसमें बॉयलर के सबसे टॉप पर होता है ये। फिर उसके बाद वहाँ से जो आपकी वाटर है वो डाउन कमर फ्लो या फिर डाउन टेक हेडर से वहाँ से नीचे फ्लो करती हैं। ओके, फिर जो हमारी वाटर होती हैं वो जो ये इंक्लाइन ट्यूब्स लगी हुई हैं उसमें वो फ्लो करते हुए नीचे आती हैं, जो कि ड्रम से हमारे कनेक्ट होते हैं। फिर सबसे नीचे आप देखेंगे ग्रेट होता है, जहाँ पे फ्यूल का कंबशन होता है, जिसकी वजह से फ्यूल बर्न होके हाई टेम्परेचर हॉट फ्लू गैसेस प्रोवाइड करती हैं या फिर जनरेट करती हैं। फिर वो हॉट फ्लू गैसेस बैफल प्लेट के थ्रू ऊपर से जिग जैग मोशन में सप्लाई होता है, ताकि वो जो इंक्लाइन ट्यूब्स लगी हैं उसको हीट कर सके और जिससे प्रॉपर वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो सके। फिर स्टीम बनने के बाद वापस से वो स्टीम वाटर ड्रम में चली जाती है और जो वाटर रहता है वो ट्यूब्स में ही रहता है। फिर ड्रम में क्या होता है कि जो हैवी वाटर रहती है वो नीचे सेटल हो जाती है और जो ड्राई स्टीम होता है वो उसमें ऊपर कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये ड्राई स्टीम क्या करती है, सुपर हीटर ट्यूब्स की मदद से ऊपर जाती है, तो इसकी वजह से इसका टेम्परेचर और भी बढ़ जाता है। और फाइनली जो ये सुपर हीटेड स्टीम होती है वो मेन स्टॉप वाल्व के थ्रू टरबाइन या फिर जिस इंडस्ट्री में उसको यूज करना है वहाँ सप्लाई की जाती है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होते रहता है। जनरल लेआउट ऑफ मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट, तो इसमें 4 सर्किट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोल एंड ऐश सर्किट क्या होता है। ओके, पावर प्लांट का मेन फ्यूल कोल होता है, तो सबसे पहले कोल पावर प्लांट में रिसीव होता है। उसके बाद कोल को क्रशर में क्रश करके स्मॉल साइज में बनाया जाता है। फिर उस क्रश्ड कोल को बॉयलर फर्नेस में भेजा जाता है जिससे कि वो बर्न हो सके। फिर फर्नेस में कोल बर्न होता है और जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से यही हीट वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है। उसके बाद जो कोयला बर्न हुआ रहता है वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। ऐश मतलब राख। ओके, ये ऐश हैंडलिंग सिस्टम के थ्रू कलेक्ट होता है। ऐश हैंडलिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम कोयला को जलाने के बाद जो राख बनता है उसे हम हैंडलिंग सिस्टम के द्वारा बाहर भेजते हैं। फिर उस कोल के ऐश को या तो हम डिस्पोज कर देते हैं कहीं समुंदर में या कहीं नीचे में, या फिर उसको हम रीयूज करते हैं और जिससे कि सीमेंट या फिर ब्रिक्स बनाया जाता है। ब्रिक्स मतलब ईंटा। ओके, कोल एंड ऐश सर्किट का काम है फ्यूल सप्लाई और ऐश रिमूवल का। ठीक है, हम लोग बात करेंगे दूसरे सर्किट जो कि एयर एंड गैस सर्किट है। ओके, जो कंबशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले एयर फ्लो होता है, उसमें फ्रेश एयर को एटमॉस्फेयर से ली जाती है। ये एयर ड्रॉट फैन की हेल्प से फर्नेस तक जाती है। एयर सबसे पहले एयर प्रीहीटर से पास होता है, जहाँ पे प्रीहीटेड एयर फर्नेस में जाकर कोल कंबशन को इम्प्रूव करता है। प्रीहीटेड एयर इक्वल टू बेटर इफिशियंसी। फिर कोल बर्न होके बाद में फ्लू गैसेस बन जाती हैं। ये गैस बॉयलर के हीट रिकवरी यूनिट से पास होती है, जहाँ पे इकोनोमाइजर एयर प्रीहीटर फाइनली गैसेस चिमनी से एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। मेन पॉइंट है एयर एंड गैस सर्किट का काम है कंबशन सपोर्ट और एग्जॉस्ट गैस रिमूवल का। ठीक है, तो इस तरह से कोल एंड ऐश सर्किट फ्यूल का काम करता है
और एयर एंड गैस सर्किट कंबशन को कंप्लीट करता है। जो हमारा तीसरा सर्किट है वो है फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट। तो चलिए बात करते हैं कि ये क्या होता है। ओके, तो डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि टरबाइन के नीचे कंडेंसर लगा हुआ, ठीक। तो वहाँ पे कंडेंसर से आया हुआ पानी फीड वाटर पंप के थ्रू इकोनोमाइजर में जाता है, जो कि हमारा बॉयलर के बगल में लगा हुआ है, ठीक है। आप लोग फिगर में देखते रहिएगा, जहाँ फ्लू गैस की हीट से पानी पहले ही गर्म हो जाता है। ओके, जिससे कि हमारे फ्यूल की बचत होती है। उसके बाद जो ये गर्म पानी है वो हमारा जाता है बॉयलर के ड्रम में। ओके, जहाँ कोल जलने से पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये स्टीम जाती है आपके सुपर हीटर में। ओके, जहाँ स्टीम का टेम्परेचर और बढ़ाया जाता है ताकि टरबाइन को मैक्सिमम पावर मिले। जिसके बाद हमारा हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम स्टीम टरबाइन को घुमाती है और ये आपका डायरेक्टली कनेक्ट होता है जनरेटर से। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, और लास्ट सर्किट है हमारा कूलिंग वाटर सर्किट। ये डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंडेंसर के नीचे का जो पार्ट है ये हमारा होता है कूलिंग वाटर सर्किट। तो इसमें क्या होता है कि टरबाइन से निकलने वाली जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो आपकी कंडेंसर में आती है। ओके, जहाँ ठंडे पानी की मदद से स्टीम फिर से वाटर बन जाती है। और इसमें कूलिंग वाटर सोर्स आपकी क्या होती है, ये ठंडा पानी आपका आता है या तो रिवर से या कैनल से या फिर कूलिंग टावर से, जो कि वाटर पंप की हेल्प से सर्कुलेट किया जाता है। उसके बाद जो कंडेंस्ड वाटर होता है वो फिर से यहाँ आप देखे होंगे सर्कुलेटिंग वाटर पंप के द्वारा फिर से इसको बॉयलर में भेज दिया जाता है और साइकिल आपकी रिपीट होती रहती है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए सबसे बेसिक साइकिल जो होता है वो होता है हमारा रैंकाइन साइकिल। लेकिन प्रैक्टिकल पावर प्लांट में हम मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोनों को कंपेयर करके समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि थर्मल इफ़िशियंसी क्या होता है। देखिए, फ्यूल की हीट का कितना हिस्सा यूज़फुल पावर में कन्वर्ट हुआ, ये होता है हमारा थर्मल इफ़िशियंसी। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए आपने किसी पावर प्लांट में कोयला जलाकर 100 यूनिट हीट प्रोड्यूस की, ठीक है, और टरबाइन से आपको 35 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मिली। मतलब कि हमारा थर्मल इफ़िशियंसी हुआ 35%। ओके, तो 35% हीट काम आई और 65% हीट वेस्ट हो गई, जैसे कि कंडेंसर में, फ्लू में और ईटीसी। ओके, तो रैंकाइन साइकिल में पहला पॉइंट है हमारा लो थर्मल इफ़िशियंसी। इसका मतलब है कि जो प्लांट की थर्मल इफ़िशियंसी होती है वो कम होती है क्योंकि स्टीम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा सिंपल प्लांट डिज़ाइन। मतलब कि जो रैंकाइन साइकिल का जो प्लांट डिज़ाइन होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा लार्ज साइज कंडेंसर इज़ रिक्वायर्ड। रैंकाइन साइकिल में बड़े साइज का कंडेंसर ज़रूरत होती है क्योंकि स्टीम ज़्यादा हीट रिजेक्ट करती है। इसमें मेंटेनेंस कम होता है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट है कि स्मॉल कैपेसिटी बॉयलर से पावर जनरेट होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल में पहले पॉइंट की, जो है हमारा हाई थर्मल इफ़िशियंसी, जिसमें हमारा फ्यूल का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। दूसरा पॉइंट है प्लांट डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड होता है इसमें, ठीक है। जो मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल होता है इसका प्लांट डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। इसमें हमारा स्मॉल साइज कंडेंसर रिक्वायर्ड होता है। और फोर्थ है इसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है। जो मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल है इसमें मान लीजिए बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इसलिए मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है। मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल में हमें लार्ज कैपेसिटी बॉयलर रिक्वायर्ड होती है ताकि ज़्यादा पावर जनरेट किया जा सके, ठीक है। अगर हम इसको एक लाइन में कंपेयर करें तो देखिए, सिंपल रैंकाइन साइकिल इज इक्वल टू सिंपल डिज़ाइन लो इफ़िशियंसी और मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हाई इफ़िशियंसी। ओके, लामोंट बॉयलर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये एक हाई प्रेशर फोर्ज सर्कुलेशन वाटर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। तो इसके पहले हम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है इकोनोमाइज़र, ठीक है। इकोनोमाइज़र का काम है फीड वाटर को फ्लू गैसेस की हीट से प्री हीट करना बॉयलर में जाने से पहले। इससे क्या होता है, इससे हमारे फ्यूल की सेविंग होती है, ठीक है। दूसरा है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो आपको पता होगा कि लामंट बॉयलर में नेचुरल सर्कुलेशन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होता है जो कि वाटर को हाई स्पीड से इवापोरेटर ट्यूब में सर्कुलेट करता है। तीसरा हमारा इक्विपमेंट है इवापोरेटर ट्यूब। तो आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे कि इवापोरेटर ट्यूब कंबशन चैम्बर के पास होता है, ठीक है, जहाँ पानी हीट एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट होता है। चौथा इक्विपमेंट है हमारा ग्रेट। ग्रेट होता है फर्नेस के नीचे, यहाँ पे फ्यूल को सपोर्ट किया जाता है और एयर उसमें पास किया जाता है जिससे कि प्रॉपर कंबशन हो सके। पांचवा है हमारा कंबशन चैम्बर, या फिर उसको आप लोग फर्नेस भी कह सकते हैं। फर्नेस में फ्यूल जलाया जाता है और यहीं से आपको मैक्सिमम हीट जनरेट होती है जो कि इवापोरेटर ट्यूब को हीट देता है, ठीक है। 6 नंबर पे हमारा सुपर हीटर। तो डायग्राम में देखिए आप, इकोनोमाइज़र और कन्वेक्टिव इवापोरेटर के बीच में हमारा लगा है सुपर हीटर। यहाँ पे क्या होता है कि बॉयलर में पानी स्टीम सुपर हीटर से बनती है, ठीक है, यहाँ से पास होती है, जहाँ स्टीम का टेम्परेचर और भी इंक्रीज होता है और ये टरबाइन के लिए रेडी हो जाती है। सातवां है हमारा वाटर स्टीम सेपरेटर ड्रम। इस ड्रम का काम है स्टीम और वाटर को सेपरेट करना। ये देखिए हमारा डायग्राम में आप लोग लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये हैवी वाटर नीचे से चला जाता है और ड्राई स्टीम ऊपर से सुपर हीटर की तरफ जाती है। उसके बाद है हमारा एयर हीटर, एयर प्री हीटर, ओके सॉरी। एयर प्री हीटर फ्लू गैसेस की वेस्ट को हीट यूज़ करके कोल्ड एयर को प्री हीट करता है जो फर्नेस में कंबसन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हम लामंट बॉयलर का वर्किंग डायग्राम के थ्रू समझेंगे और वो भी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि वाटर फ्रॉम हॉट वेल फीड पंप की मदद से इकोनोमाइज़र में भेजा जाता है। इकोनोमाइज़र आप देखिए यहाँ पे सुपर हीटर के ऊपर लगा है, ठीक है, जहाँ पे ये जो नीचे से आपका जो गैस जा रहा है फ्लू गैसेस ग्रेट की मदद से जो हीटेड गैस है, तो इसके हेल्प से इकोनोमाइज़र में पानी पहले से ही गर्म हो जाता है। उसके बाद ये गर्म पानी सर्कुलेटिंग वाटर पंप के थ्रू, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, सर्कुलेटिंग वाटर पंप के थ्रू हाई प्रेशर पर बॉयलर ट्यूब्स में सर्कुलेट किया जाता है। यही फोर्स्ड सर्कुलेशन होता है। ये ट्यूब हमारा फर्नेस के बिल्कुल पास होता है। आप नीचे साइड में देख रहे होंगे, वहीं पे आपका फर्नेस होता है। तो इससे क्या होता है कि पानी मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हीट मिलने पर पानी धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है और ट्यूब्स के अंदर स्टीम और वाटर का मिक्सचर बन जाता है, ओके। उसके बाद इस मिक्सचर को स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में भेज दिया जाता है। आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे फीड पंप के बगल में स्टीम सेपरेटिंग ड्रम है, वहाँ पे स्टीम और वाटर अलग अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सेपरेटेड स्टीम होता है वो सुपर हीटर में भेज दी जाती है। सुपर हीटर आप देखिए यहाँ पे मिडिल में आपके इकोनोमाइज़र के और कनेक्टिव इवापोरेटर के बीच में लगा हुआ है, जहाँ स्टीम का टेम्परेचर और बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सुपर हीटेड स्टीम बन जाती है, जिसकी वजह से ये जो सुपर हीटेड स्टीम होता है वो आपके स्टीम टरबाइन को सप्लाई होती है। तो आप लोग ये राइट साइड में देख रहे होंगे सुपर हीटेड स्टीम टू प्राइम मूवर जो लिखा है, ये होता है आपका स्टीम टरबाइन के साइड सप्लाई होता है, जिससे हमारा पावर प्रोड्यूस होता है। और ये प्रोसेस हमेशा रिसर्कुलेशन होते रहता है, जिसमें जो पानी बचा हुआ रहता है वो वापस से सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू बॉयलर ट्यूब्स में भेज दिया जाता है और ये साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है, ओके। उसके बाद जो हमारा एग्जॉस्ट गैस बचा रहता है वो एयर प्री हीटर से
यहाँ पे आप लोग मिडिल में देख रहे होंगे ब्लोअर के बगल में जो एयर प्रीहीटर है उससे वो पास होती है और फिर वो चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती है। यहाँ पे सबसे ऊपर देख रहे होंगे चिमनी लगा है, यहाँ से ये एग्जॉस्ट गैस बाहर हो जाती है। तो एक लाइन में आप लोग समझिए कि जो लामोंट बॉयलर में फोर्स सर्कुलेशन की मदद से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम कंटिन्यूस प्रोसेस में जनरेट होता है। ठीक है, फायर ट्यूब और लंकाशायर बॉयलर क्या होता है? ठीक है, तो फायर ट्यूब बॉयलर हम किसे कहते हैं? उस बॉयलर को जिसमें ट्यूब्स के अंदर हॉट फ्लू गैसेस पास करती हैं और उसके सराउंडिंग में वाटर होती हैं जो कि हीट होती रहती हैं। इस बॉयलर को हम लोग फायर ट्यूब या फिर लंकाशायर बॉयलर कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके कंस्ट्रक्शन या फिर कंपोनेंट्स के बारे में कि किस कंपोनेंट्स के क्या काम होते हैं इस बॉयलर में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है सिलेंड्रिकल शेल, जो कि बॉयलर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे बॉयलर का आउटर बॉडी होता है। आप सबसे ऊपर देख सकते होंगे जहाँ पे सेफ्टी वाल्व, वाटर अलार्म, ये सब स्टॉप वाल्व लगे हुए हैं, यही हमारा होता है सिलेंड्रिकल शेल। इस सेल के अंदर हमारा पानी भरा हुआ आता है। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है हमारा फायर होल। तो आप देख सकते होंगे फिगर में लेफ्ट साइड में मिडिल में है हमारा फायर होल। ये होता है हमारा ओपनिंग जहाँ से हम फ्यूल फीड करते हैं, जाकि फ्यूल को हम यहाँ से सप्लाई करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा कंपोनेंट है फायर ग्रेट। तो जस्ट उसी के बगल में है ग्रेट हमारा। ठीक है, ये फायर होल के नीचे होता है। यहीं पे हमारा फ्यूल को बर्न करके हॉट फ्लू गैसेस प्रोवाइड की जाती है, जो कि कंबशन होके प्रोवाइड होता है। ठीक है, चौथा है हमारा फायर ब्रिज। आप फिगर में देखिए बीच में बना हुआ है ये फायर ब्रिज। इसका काम होता है कि सबसे पहले ये सपोर्ट भी करता है पूरे बॉयलर को, और ये फर्नेस के एंड पर बना होता है। ठीक है, इसका काम होता है कि फ्लेम्स को फायर ट्यूब्स की डायरेक्शन में डाइवर्ट करता है कि इसको कैसे फ्लो करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे कि हमारा बैफल प्लेट करता था बैबकॉक बॉयलर में। इससे क्या होता है कि प्रॉपर कंबशन और बेटर हीट ट्रांसफ़र होती है पूरे बॉयलर में। पांचवा है हमारा फायर ट्यूब्स। तो लंकाशायर बॉयलर में आपको पता ही है कि जो फ्लू गैसेस होती हैं वो ट्यूब्स के अंदर होती हैं। तो इस बॉयलर में आप देखिए ये जो एरो बना हुआ है ग्रेट से, ये गैसेट प्लेट सीधे ऐसे जा रहा है जो, तो ये हमारा है फायर ट्यूब्स। ये बॉयलर के हमारे मेन फीचर होते हैं। ठीक है, और ये जो फायर ट्यूब्स हैं इसके अंदर हॉट फ्लू गैसेस पास होती रहती हैं, और जिसको अगल बगल में जो ये पूरा एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे पानी होते हैं जो कि उससे हीट होते रहते हैं। 6 कंपोनेंट से हमारा बॉटम फ्लू। ये देखिए गैसेट प्लेट्स के नीचे जो आप दिख रहे हैं एरो बना हुआ है, ये है हमारा बॉटम फ्लू। तो इसका काम होता है कि जो फायर ट्यूब से जो गैस निकलती हैं तो वो यहाँ से फ्लो करते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। आप इसमें देखिए एरो बना हुआ है पूरा ऐसे हॉरिजेंटल जा रहा है, फिर नीचे डाउनवर्ड, फिर ये हॉरिजेंटल बाहर निकल रहा है। ये क्या होता है इससे कि जो हीट होता है उसका और ज़्यादा यूटिलाइजेशन होते रहता है। ठीक है, तो 7 नंबर पे हमारा आता है गैसेट प्लेट्स। तो ये हमारे पूरे बॉयलर को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरे बॉयलर को मजबूती देता है। ये क्या करता है कि जो ये फायर ट्यूब्स लगी हैं इसके साथ ये रिजिडली होल्ड किए रहता है, इसको ये मजबूती दिए रहता है ताकि बॉयलर डैमेज ना हो सके। ठीक है, 8 नंबर पे हमारा कंपोनेंट आता है डैम्पर। ये देखिए राइट साइड में जो ये ब्रिक्स टाइप की बनी हुई है ये है हमारा डैम्पर। तो जो डैम्पर बना होता है वो चिमनी के पास में बना होता है। इसका काम क्या होता है कि जो ये फ्लू गैसेस होती हैं उसके ये फ्लो को कंट्रोल करता है कि ये किस दिशा में जाएगी और कितना जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो वॉल्व्स लगे होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बॉयलर में, उसको हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से वॉल्व होते हैं और उसके क्या काम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें फीड वॉल्व। तो फीड मतलब क्या होता है कि हम सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फीड वॉल्व का काम क्या होता है कि बॉयलर के अंदर वाटर को ये सप्लाई करता है,
जिससे कि वाटर का लेवल मेंटेन रहता है, ताकि अगर वाटर कम हो या ज़्यादा हो तो इसको ये चेक करते रहता है। ठीक है, यही इसका बस काम होता है फीड वाल्व का। फिर आता है हमारा स्टॉप वाल्व। देखिए ये बॉयलर में सबसे ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, इसका काम होता है कि ऑन ऑफ या फिर कितना स्टीम को सप्लाई करना है, कितने पे बंद कर देना है, यही इसका सिर्फ काम होता है स्टॉप वाल्व का। फिर आता है हमारा सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व क्या काम होता है, मतलब कि वो बॉयलर को सुरक्षा प्रोवाइड करे। अगर मान लीजिए ड्रम में प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये अपने आप खुल जाता है। ठीक है, या फिर ये एक्स्ट्रा जो स्टीम बनी रहती है उसको ये रिलीज़ कर देता है। क्यों? ताकि ये बॉयलर को किसी भी एक्सप्लोजन से प्रोटेक्ट कर सके। फिर आता है हमारा लो वाटर अलार्म। देखिए ये ऊपर मिडिल में लगा हुआ है लो वाटर अलार्म। अगर मान लीजिए जो ड्रम होता है उसमें अगर पानी कम हो गया तो ये आपको अलर्ट भेजते रहता है। ठीक है, कि पानी इसमें कम हो गया है, इसमें और पानी भरना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा हो गया है तो कम करना पड़ेगा। एक तरह से ये सेफ्टी डिवाइस है जो कि बताते रहता है कि पानी कितना सप्लाई करना है, या फिर पानी कम होने पर ये अलार्म भेजते रहता है कि पानी और इसमें बढ़ाना पड़ेगा। फिर आता है हमारा ब्लो ऑफ कॉक। ये हमारे बॉयलर के बॉटम पे लगा रहता है। ठीक है, इसका काम ये होता है कि जो बॉयलर में सबसे नीचे जो मड, इम्प्योरिटीज़ या फिर जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसको ये रिमूव करता है। ठीक है, तो अब हम इसके वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं कि लंकाशायर बॉयलर जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसका वर्किंग का पहला पॉइंट है, फ्यूल इज़ बर्न्ड ऑन द ग्रेट थ्रू द फायर होल प्रोड्यूसिंग हॉट फ्लू गैसेस। तो आप लेफ्ट साइड में देखिए फीड वाल्व के नीचे फायर होल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं, जो कोयला होता है, जिससे कि हमारी हॉट फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। दूसरा पॉइंट है, फीड वाटर इज सप्लाइड टू द सिलेंड्रिकल शेल थ्रू द फीड वाल्व एंड द शेल रिमेन्स पार्शियली फील्ड विथ वाटर। तो दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है कि यहाँ पे जो आप ऊपर देख रहे हैं फीड वाल्व, इसके थ्रू हम इस जो सिलेंड्रिकल सेल है इसमें पानी की सप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा जो स्टीम जनरेट करना है उसके लिए वाटर इसमें सप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये आधा भरा हुआ होता है पानी से। थर्ड पॉइंट हमारा है कि द हॉट फ्लू गैसेस फर्स्ट पास थ्रू द टू फायर ट्यूब्स फ्रॉम द फ्रंट एंड टू द रियर एंड ऑफ द बॉयलर। तो ये कह रहा है कि जो हमारी हॉट फ्लू गैसेस होती हैं वो फ्रंट साइड से, ये फ्रंट साइड आपका ये हो गया फायर होल ग्रेट, इस साइड से लेके ये जो डैम्पर का साइड है ये हो गया हमारा रियर साइड। तो ये ऐसे फ्लू पास करती हैं हॉट फ्लू गैसेस, जिससे कि जो ऊपर इसके सिलेंड्रिकल शेल है वो हीट को एब्जॉर्ब करे, जिसकी वजह से जो उसमें पानी भरा हुआ हो वो गर्म होते रहता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा, वाइल पासिंग थ्रू द फायर ट्यूब्स द फ्लू गैसेस ट्रांसफर अबाउट 80 to 90% ऑफ द हीट टू द सराउंडिंग वाटर। तो यहाँ पे जब हॉट फ्लू गैसेस जब ये ट्यूब से पास करती हैं तो ये 80 से 90% अपनी हीट जो सराउंडिंग में इसके वाटर है उसको ये दे देती हैं, जो कि वाटर से एब्जॉर्व करके स्टीम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है हमारा, द गैसेस देन फ्लो डाउनवर्ड थ्रू द बॉटम फ्लू एंड मूव टुवर्ड्स द चिमनी विद द हेल्प ऑफ ए डैम्पर। उसके बाद ये जो हॉट फ्लू गैसेस हैं ये उस पानी को गर्म कर देती हैं पहले तो, उसके बाद ये फ्लो करते हुए नीचे चली जाती हैं और नीचे से ये चिमनी की तरफ बढ़ते रहती हैं डैम्पर की हेल्प से। ठीक है, 6 पॉइंट है हमारा, स्टीम फॉर्म्ड इन द सेल राइजेज अपवर्ड एंड इज टेकन आउट थ्रू द स्टॉप वाल्व फॉर प्रोसेस यूज। 6 पॉइंट कह रहा है हमारा, जो जो ये सिलिंड्रिकल शेल है इसमें जब ये स्टीम जनरेट हो जाती है तो वाटर इसमें नीचे आ जाता है और जो स्टीम होती है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, और जहाँ पे इसका काम पड़ता है स्टीम का तो ये स्टॉप वाल्व के थ्रू इसको भेज दिया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। बस इतना ही काम होता है लंकाशायर बॉयलर का। और अगर ज़्यादा हीट चाहिए या फिर स्टीम सुपर हीटेड स्टीम चाहिए
तो हम इसमें सुपर हीटर का यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा लंकाशायर या फिर फायर ट्यूब बॉयलर का वर्किंग। ओके, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला पॉइंट है हमारा, देखिए, सुपर क्रिटिकल बॉयलर एक ऐसा बॉयलर होता है जिसमें वाटर को क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि जो वाटर का क्रिटिकल प्रेशर होता है वो होता है हमारा 221.2 बार, ठीक है। और इसी प्रेशर पर वाटर और स्टीम के बीच कोई भी फेस चेंज नहीं होता है, मतलब कि वाटर सीधा स्टीम में बदल जाता है, क्योंकि इसमें बॉयलर भी नहीं होता और ये वाटर जो होता है इसमें वो बॉयल नहीं होता है, वो डायरेक्ट वाटर टू स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग सुपर क्रिटिकल बॉयलर का यूज करते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट है हमारा नो ड्रम बॉयलर। देखिए, जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर है ये एक ड्रमलेस बॉयलर होता है। ड्रमलेस बॉयलर मतलब इसमें बॉयलर में ड्रम की ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें वाटर बॉयल नहीं करता और ये डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसमें ड्रम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा वंस थ्रू ऑपरेशन। तो देखिए, इस बॉयलर में वंस थ्रू ऑपरेशन होता है। इसका मतलब है कि जो फीड वाटर है वो सिस्टम में सिर्फ एक बार पास किया जाता है। तो इसको सबसे पहले इकोनोमाइज़र से पास किया जाता है, जहाँ पे फ्लू गैसेस से हीट होती रहती है पानी। फिर इसको इवापोरेटर में भेजा जाता है और इसके बाद इसको डायरेक्ट सुपर हीटर ट्यूब्स में भेज दिया जाता है और फाइनली सुपर हीटेड स्टीम के रूप में बाहर निकलता है। तो एक लाइन में अगर इसको समझेंगे तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर ज़्यादा इफ़िशियंट होता है और ये मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट में ज़्यादा यूज किया जाता है। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारा हाई इफ़िशियंसी। तो देखिए, जो ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता है ये बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट करता है, जिसकी वजह से इसकी थर्मल इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। इसमें फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाता है, मतलब कि इसमें फ्यूल की खपत कम होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्लांट की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। पांचवा पॉइंट है हमारा पावर प्लांट यूज़। तो जो ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर है ये मेनली लार्ज थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, क्योंकि ये हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर स्टीम भी प्रोड्यूस करता है। इससे पावर आउटपुट भी ज़्यादा होती है, प्लस जो फ्यूल कंजम्पशन और इमिशन कम होती है। इसलिए ये बॉयलर इको फ्रेंडली भी है, ओके, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी, जिसकी वजह से जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स होते हैं ये मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट में इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर चार्ज्ड बॉयलर क्या होता है। तो देखिए, सुपर चार्ज्ड बॉयलर एक स्पेशल टाइप का बॉयलर होता है जिसमें फर्नेस के अंदर एयर को फोर्सफुली हाई प्रेशर पे सप्लाई किया जाता है, जिससे कि हमारा कंबशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। तो जो ये फर्नेस होता है इसमें हम जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है उससे ज़्यादा हाई प्रेशर पे करके एयर सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्यूल है वो अच्छे से बर्न हो और जो कंबशन उससे प्रोड्यूस हो वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा सुपर चार्ज बॉयलर का। तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि ये जो सुपर चार्ज बॉयलर होता है यहाँ पे जो फर्नेस में फ्यूल बर्न होता है वहाँ पे हम लोग कंप्रेशर या फिर ब्लोअर की हेल्प से जो एयर का प्रेशर होता है उसको और इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो इसमें कंबशन होता है वो और इम्प्रूव्ड हो। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन जो सुपर चार्ज्ड बॉयलर या फिर सुपर क्रिटिकल बॉयलर आपका 10 नंबर में आ सकता है, ओके, या फिर ये 2-2 नंबर में भी आ सकता है। ये बहुत बार मतलब पूछा गया है कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या होता है, या तो 2 नंबर में पूछ लेगा या फिर 10 नंबर में दोनों मिला के पूछ सकता है विद डायग्राम, कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या लगे होते हैं, कैसे काम करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो दूसरा है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो इस बॉयलर में जो ये प्रेशराइज्ड एयर होता है वो फ्यूल के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे कि
फ्यूल एयर की मिक्सिंग बेटर हो जाती है और जो कंबशन होता है वो और जल्दी या कंप्लीट होता है। ओके, और जो फर्नेस के अंदर हीट जनरेशन होती है वो भी इम्प्रूव होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा हाई कंबशन रेट। तो ये कह रहा है कि जैसे देखिए, कंप्रेशर या फिर ब्लोअर से जब आप एयर सप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपका फोर्स्ड एयर सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से कंबशन रेट है वो हमारा बढ़ जाता है और छोटी ही फर्नेस में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और जिसकी वजह से इसका कंबशन रेट ज़्यादा होता है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा इम्प्रूव्ड इफ़िशियंसी। तो अगर बेटर कंबशन होगा तो बॉयलर की इफ़िशियंसी भी बढ़ जाती है और सेम स्टीम आउटपुट के लिए भी फ्यूल कंजम्पशन कम होता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल पावर प्लांट की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी हमारी कम हो जाती है। पांचवा पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन कि सुपरचार्ज बॉयलर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले कि जो कॉम्पैक्ट साइज हो, जहाँ मतलब कम जगह हो। ओके, दूसरा जहाँ पे हमें हाई स्टीम जनरेशन रिक्वायर्ड हो, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा स्टीम की रिक्वायर्ड हो और जो ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स करें। ओके, जैसे कि पावर प्लांट हो गया, मरीन बॉयलर हो गया, जिसमें शिप्स हो गए, आपके मरीन्स हो गए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर। तो चलिए इसको हम डायग्राम की हेल्प से पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर एक ऐसा बॉयलर होता है जिसमें कोल हवा के फ्लो की वजह से लिक्विड की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसे फ्लूइडाइज्ड बेड कहा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग जो आपको फ्यूल इसमें सप्लाई करना होता है जो होता है हमारा कोयला। तो सबसे पहले हम लोग क्रशर में कोयले को 6 से 20 के साइज तक क्रश करते हैं। फिर उसके बाद उसको फर्नेस के अंदर फीड किया जाता है जहाँ पे फ्यूल की बर्निंग होती है। इसके साथ में लाइमस्टोन भी ऐड किया जाता है। लाइमस्टोन हम लोग क्यों ऐड करते हैं? देखिए, लाइमस्टोन का काम होता है जो सल्फर कंटेंट होता है कोल में उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि हमारा बाहर एरिया में पॉल्यूशन ना हो। ओके, और जो कोल और जो लाइमस्टोन का जो मिक्सचर है उसको हम ग्रिड प्लेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि देखिए हमारा राइट साइड में यहाँ पे एक प्लेनम चैम्बर नाम का एक यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या होता है कि लेफ्ट साइड में एयर फैन के थ्रू यहाँ से हम एयर सप्लाई करते हैं। ठीक है, जो कि ग्रिड प्लेट से होते हुए ऊपर जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो छोटे छोटे कोयले के जो पार्टिकल होते हैं जो 6 से 20 तक के रहते हैं वो हवा में सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब कि वो हवा में तैरने लगते हैं, जिसके कारण जो ये हमारा कोयला होता है वो फ्लूइडाइज्ड बेड की तरह बिहेव करने लगता है। ओके, तो इसी प्रोसेस को ही हम फ्लूइडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है कि देखिए जब कोल फ्लूइडाइज्ड कंडीशन में होता है, मतलब कि जब वो हवा में तैरता है तो उस टाइम कंबसन बहुत ही इफ़िशियंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 800 से 900 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है जो नॉक्स का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो उसकी वजह से जो बॉयलर की लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है। उसके बाद से हमारा जो चौथा पॉइंट कह रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जब कोल जलने लगती है तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे फर्नेस वाटर वॉल्स, ठीक, और सबमर्ज्ड ट्यूब बैंक। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि यहीं पे ऊपर आपका ड्रम सिचुएटेड होता है जिसमें आपकी वाटर होती है। तो जब ये फ्यूल बर्न होता है तो उसके बाद से कोयला फ्लूइडाइज्ड बेड की तरह बिहेव करता है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर 800 से 900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो उसके वजह से जो फर्नेस वाटर वॉल है वो आपका हीट एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर जो ड्रम में पानी है वो आपका टेम्परेचर उसका राइज होता है, जिसकी वजह से वो भी स्टीम में कन्वर्ट होता है और वो स्टीम हमारा टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प करता है। अब तो चलिए मान लीजिए हमारा फ्लूइड भी हो गया। तो पांचवा पॉइंट हमारा कह रहा है कि देखिए जब फ्लू गैसेस
फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर से बाहर निकलती हैं तो उनके साथ कुछ अनबर्न्ड कोल पार्टिकल्स भी होते हैं। ये पार्टिकल्स हमारे, अब देखिए राइट साइड में देखिए यहाँ पे प्राइमरी साइक्लोन सेपरेटर लगा हुआ है। तो ये क्या करता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं पे चले जाते हैं। उसके बाद देखिए साइक्लोन सेपरेटर हैवी पार्टिकल को गैस से अलग कर देता है, और जो अलग किए गए पार्टिकल्स होते हैं उसको वो क्या करता है कि रिसाइकल फीड लाइन के थ्रू वापस बेड में भेज दिया जाता है, जिससे फ्यूल वेस्ट नहीं होता है पहली बात, और दूसरी बात उस जो बॉयलर की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। ओके, अगला पॉइंट हमारा है कि देखिए जब हम लोग स्टार्टिंग में फ्यूल को बर्न करते हैं तो फ्यूल क्या है हमारा, कोल। कोल के साथ हम लोग लाइमस्टोन भी ऐड किए थे। तो उसमें क्या होता है कि कोल में जो प्रेजेंट होता है हमारा सल्फर, उसके साथ ये लाइमस्टोन रिएक्ट करता है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है हमारा कि SO2 इमिशन कम होता है और H2SO4 का फॉर्मेशन भी कम हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, एसिड रेन। ओके, तो ये जो फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर होता है वो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली बॉयलर होता है। ठीक है, आपको पता ही है कि इस बॉयलर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा 800 से 900 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ही मतलब कम टेम्परेचर है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नॉक्स का फॉर्मेशन भी कम होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो हम लो ग्रेड कोल होता है उसको भी हम बिना स्लैगिंग के यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा बॉयलर को पॉल्यूशन और मेंटेनेंस दोनों में बेटर बनाता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर होता है इसकी हीट रिलीज रेट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये 10 से 15 गुना ज़्यादा हमारा वॉल्यूमेट्रिक हीट रिलीज करता है, और इसकी हीट ट्रांसफ़र रेट भी 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये कॉम्पैक्ट साइज बॉयलर होता है, जिसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों इसीलिए फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर को मॉडर्न पावर प्लांट में ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ओके, तो इसके कुछ एडवांटेज हम आपको बता देते हैं। तो देखिए पहला है हाई कंबशन इफ़िशियंसी, तो इसकी कंबशन इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट है इसमें हम लो ग्रेड के कोल को भी यूज कर सकते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट है पॉल्यूशन इसमें हम इजी कंट्रोल कर सकते हैं, और चौथा पॉइंट है बेटर हीट ट्रांसफ़र। ओके, बॉयलर माउंटिंग क्या होता है और ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसको हम बॉयलर माउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे 2 नंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, या फिर कभी कभी बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एसेसरीज 10 नंबर में भी आ सकते हैं, जिसमें हम उसके डायग्राम और वो क्या क्या होता है इसके बारे में वो पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बॉयलर माउंटिंग एक तरह का सेफ्टी और कंट्रोल डिवाइस होता है जो कि हर बॉयलर पे लगाया जाता है, ताकि उससे जो हमारा बॉयलर है वो सेफ, इफ़िशियंट और प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करे। तो ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसको हम बॉयलर माउंटिंग कहते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर। तो देखिए ये एक तरह का माउंटिंग होता है जो कि आपका बताता है कि किसी भी बॉयलर में कितना पानी है, और वो उसका एक्चुअल लेवल दिखाता है, जिससे कि हमारे ऑपरेटर को पता चलता है कि जो बॉयलर के अंदर पानी है वो सेफ लेवल पे है या नहीं। दूसरा पॉइंट बताता है कि लो वाटर लेवल की वजह से बॉयलर डैमेज ना हो, जिसकी वजह से जो ऑपरेटर होता है वो सेफ और प्रॉपर बॉयलर ऑपरेशन मेंटेन करता है। तो दूसरा मॉनिटरिंग है हमारा फीड चेक वाल्व। तो देखिए फीड चेक वाल्व बॉयलर में जाने वाले फीड वाटर को कंट्रोल करता है, मतलब कि जो बॉयलर में हम पानी भेजते हैं वो कितने अमाउंट में भेजना है या कब भेजना है, इसको ये कंट्रोल करता है। और इसका काम ये भी होता है कि जो वाटर और स्टीम का बैकफ्लो होता है फीड पंप की तरफ, उसको वही रोकता है। ठीक है, और ये कितनी अमाउंट या फिर कितने लेवल तक वाटर को मेंटेन करना है बॉयलर के अंदर, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो हमारा फीड चेक वाल्व है ये सेफ्टी और कंट्रोल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो तीसरा हमारा माउंटिंग है ब्लो ऑफ कॉक।
तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बॉयलर का, जो कि हमारा बॉटम पे लगा होता है। तो इसका काम क्या होता है कि देखिए, बॉयलर के बॉटम में जो मड, स्लज या फिर जो इम्प्योरिटी जमा होती है उसको निकालने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद क्या करता है, ये बॉयलर को क्लीन रखने में मदद करता है, जिससे कि हमारी बॉयलर की इफ़िशियंसी मेंटेन हो, या फिर शटडाउन या फिर मेंटेनेंस के टाइम बॉयलर को एम्प्टी करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। चौथा डिवाइस है हमारा फ्यूजिबल प्लग। तो देखिए, फ्यूजिबल प्लग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस होता है, जो कि हमारे फर्नेस के क्राउन पर लगा होता है। तो ये क्या करता है कि देखिए, जब बॉयलर के अंदर पानी का लेवल सेफ लिमिट से नीचे चला जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये फ्यूजिबल मेटल होता है इसके अंदर वो मेल्ट हो जाता है हमारा, जिसकी वजह से फायर कट हो जाती है। तो ये क्या करता है कि बॉयलर को ओवर हीटिंग से बचा लेता है, ताकि हमारा अगर बॉयलर में लो वाटर लेवल हो तो उसकी वजह से जो एक्सप्लोजन अगर हो सके उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग से एक क्वेश्चन है कि कमेंट में बताइए कि देखिए, बॉयलर माउंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बॉयलर के लिए या फिर बॉयलर एसेसरीज। ओके, तो कमेंट में आप लोग बताइए कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे बॉयलर एसेसरीज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बॉयलर एसेसरीज वो डिवाइस होती हैं जो कि हम बॉयलर पे अलग से लगाते हैं, जिसकी वजह से हम बॉयलर की इफ़िशियंसी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, ये हमारे बेसिक स्टीम जनरेशन के लिए कंपलसरी नहीं होते हैं, ये बस यूज होते हैं कि जिससे हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो और इफ़िशियंसी इंक्रीज हो जाए बॉयलर की। ठीक है, तो हमारे कुछ कॉमन बॉयलर एसेसरीज होते हैं, जो है हमारे सुपर हीटर, एयर प्रीहीटर और इकोनोमाइज़र। तो इन सबको हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर में या फिर 10 नंबर में डायग्राम के साथ आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुपर हीटर के बारे में। तो देखिए, सुपर हीटर हमारा एक बॉयलर एसेसरीज होता है, जिसकी यूज़ से हम किसी भी बॉयलर की इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कि उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। तो इसका काम ये होता है कि जो स्टीम का टेम्परेचर होता है वो सेचुरेशन पॉइंट से ऊपर बढ़ाने के लिए हम सुपर हीटर का यूज़ करते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर सेचुरेशन पॉइंट से और ऊपर हो जाए। ठीक है, तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि ये स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जो कि हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर के बाद होता है। दूसरा पॉइंट है, हमारा जो सुपर हीटर होता है वो हमारे फायर ट्यूब बॉयलर या फिर वाटर ट्यूब बॉयलर दोनों में यूज होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, जो सुपर हीटर होता है वो छोटे बॉयलर में यूज़ नहीं किया जाता है, मतलब कि स्मॉल बॉयलर्स में सुपर हीटर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सुपर हीटर हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला होता है कन्वेक्टिव सुपर हीटर और दूसरा होता है रेडिएंट सुपर हीटर। ठीक है, तो अगर आपको कन्वेक्टिव और रेडिएंट सुपर हीटर पे अलग सी वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। ठीक है, तो मैं उस पर अलग सी वीडियो एक बना दूंगा। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इकोनोमाइज़र क्या होता है। तो देखिए, इकोनोमाइज़र भी हमारा एक बॉयलर का एसेसरीज होता है। तो ये क्या करता है कि जो प्लांट से हमारा वेस्ट फ्लू हीट गैसेस निकलती हैं, उसकी हेल्प से ये जो कंडेंसर से हमारा पानी आया रहता है उसको ये इकोनोमाइज़र में हीट करता है, जिसकी वजह से पानी का टेम्परेचर और बढ़ जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि जो हॉट फ्लू गैसेस होती हैं वो इकोनोमाइज़र के ट्यूब्स के थ्रू जो फीड वाटर होता है उसको वो हीट करती हैं। तो उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर उसको हम बॉयलर में भेज देते हैं, जिससे कि हमारे बॉयलर की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है और उससे क्या होता है कि जो हमारा फ्यूल होता है वो कम लगता है। इकोनोमाइज़र का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए, थर्मल पावर प्लांट में और इंडस्ट्रियल स्टीम बॉयलर्स में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो तीसरा हमारा एसेसरीज है एयर प्री हीटर। तो देखिए, एयर प्री हीटर का यूज़ कंबशन एयर को प्री हीट करने के लिए किया जाता है, जिससे कि फ्लू गैसेस हमारी वेस्ट ना हो। तो इसमें पहला पॉइंट है कि फर्नेस में जाने से पहले जो हमारी हॉट फ्लू गैसेस होती हैं
वो एयर प्रीहीटर में एयर को हीट करती हैं, जिससे कि हमारी कंबशन की इफ़िशियंसी इम्प्रूव हो जाती है और इससे क्या होता है कि हमारी फ्यूल बचती है। और इसमें आगे का पॉइंट कह रहा है कि एयर प्रीहीटर का यूज़ हम लोग थर्मल पावर प्लांट और लार्ज इंडस्ट्रियल बॉयलर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बॉयलर एसेसरीज़ का मेन काम होता है कि वेस्ट हीट को यूज़ करके इफ़िशियंसी बढ़ाना और फ्यूल सेव करना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टीम कंडेंसर की। तो देखिए, स्टीम कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि टरबाइन से निकलने वाली एग्जॉस्ट स्टीम को ठंडा करके वाटर में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल से देखिए, कंडेंसर का काम क्या होता है, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना। तो यही स्टीम कंडेंसर का भी काम है। तो इसमें पॉइंट देख लेते हैं। पहले इसका काम होता है कि एग्जॉस्ट स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, दूसरा काम है इसका, जो हमारी टरबाइन की आउटलेट होती है उस पर ये वैक्यूम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इफ़िशियंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और तीसरा इसका ये फ़ायदा है कि जो कंडेंस्ड वाटर है इसको हम दोबारा बॉयलर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ते हैं कि जेट कंडेंसर क्या होता है। ओके, तो देखिए, जेट कंडेंसर में होता ये है कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे कि लेफ़्ट साइड से हमारा एग्जॉस्ट स्टीम है वो इंटर करता है, और जो ऊपर साइड से आप लोग देख रहे होंगे कोल्ड वाटर इंटर कर रहा है। ठीक है, तो जेट कंडेंसर का काम क्या होता है कि ये एग्जॉस्ट स्टीम और कोल्ड वाटर को एक साथ मिक्स कर देता है। ठीक है, जिससे कि वो तुरंत कंडेंस हो जाता है और यहाँ पे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो जेट कंडेंसर होता है इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और जो हमारा सरफेस कंडेंसर होता है उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, जो एग्जॉस्ट स्टीम होती है वो कंडेंसर के अंदर आती है। ठीक है, और इसमें जो कोल्ड वाटर होता है वो स्प्रे के फॉर्म में या फिर जेट के फॉर्म में अंदर आता है। उसके बाद हमारा जो स्टीम और वाटर होता है वो कंडेंसेट होके डायरेक्ट वो हॉट वेल में चला जाता है, और जो हमारी नॉन कंडेंसेबल गैसेस होती हैं वो वेंट से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जेट कंडेंसर। तो जेट कंडेंसर हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा पैरेलल फ्लो टाइप जेट कंडेंसर। इसमें क्या होती है, जो स्टीम और वाटर होती है वो हमारी सेम डायरेक्शन में फ़्लो करती है। और दूसरा होता है हमारा काउंटर फ्लो टाइप जेट कंडेंसर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टीम और वाटर होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करता है। और तीसरा है हमारा इजेक्टर टाइप कंडेंसर। इसमें क्या होता है कि हाई वेलोसिटी जेट यूज़ किया जाता है, जिसमें इनलेट का टेम्परेचर होता है हमारा 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, और आउटलेट वाटर का टेम्परेचर होता है हमारा 35 से 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ ट्रिक्स बनाया जिससे आपको आसानी से याद हो जाए कि कितने टाइप के इसमें कंडेंसर होते हैं। तो ये देख लीजिए आप, पैरेलल को काउंटर ने इजेक्ट कर दिया, मतलब कि पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो और इजेक्टर टाइप। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, जो इसमें कंडेंस्ड वाटर होता है वो बॉयलर में दोबारा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा जेट कंडेंसर है ये लार्ज पावर प्लांट में यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो सरफेस कंडेंसर में स्टीम और कूलिंग वाटर आपस में मिक्स नहीं होते हैं, और जेट कंडेंसर में क्या होता था कि स्टीम और कूलिंग वाटर को आपस में मिक्स कर दिया जाता था, जो कि सरफेस कंडेंसर में नहीं होता है। ओके, तो इसमें होता ये है कि जो हमारी स्टीम होती है वो ट्यूब्स के बाहर से उसको छूते हुए आगे बढ़ती हैं, और जो कूलिंग वाटर होता है वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है। ओके, मतलब कि इसमें नो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ओके, इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ओके, तो देखिए, टरबाइन से आई हुई स्टीम कंडेंसर के शेल को साइड में इंटर करती है। उसकी वजह से होता ये है कि जो हमारा कूलिंग वाटर है वो तो हमारा ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है, तो फिर जो ये स्टीम होती है ये अपनी हीट जो ट्यूब वेल है उसको दे देती है। उसके बाद होता ये है कि जो हमारी स्टीम है वो कंडेंस होके वाटर बन जाती है, और वो हमारा वाटर कंडेंसेट हॉट वेल में कलेक्ट होता है। ठीक है,
अब देखते हैं कि सरफेस कंडेंसर कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है हमारा डाउन फ्लो टाइप कंडेंसर। तो इसमें क्या होता है कि स्टीम ऊपर से नीचे फ्लो करती है। ओके। दूसरा है हमारा सेंट्रल फ्लो कंडेंसर। तो इसमें जो हमारी स्टीम होती है वो सेंटर से स्प्रेड होती है, मतलब कि सेंटर में ये बहती है। तीसरा है हमारा इवापोरेटिव फ्लो कंडेंसर। इसमें हमारा होता ये है कि जो कूलिंग वाटर होती है वो पार्शियली इवापोरेट होती है। और चौथा है हमारा रीजेनरेटिव फ्लो कंडेंसर। इसको हम यूज़ करते हैं हीट रिकवरी करने के लिए। तो इसके कुछ मैंने ट्रिक्स बनाई है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए। सेंटर में रेजन एंड ईवा की डाउन हो गई। तो अब हम कुछ सरफेस कंडेंसर के एडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला है हमारा बॉयलर फीड वाटर प्योर रहता है इसमें, ठीक है। और दूसरा है जो ये सरफेस कंडेंसर होता है वो थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। कूलिंग पॉइंट हमारा एक आर्टिफिशियल तालाब होता है जो कि थर्मल पावर प्लांट से आने वाले गर्म पानी को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट में जो यूज्ड गर्म पानी होता है उसको हम क्या करते हैं कि कूलिंग पॉन्ड में स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद नेचुरल प्रोसेस के द्वारा उस तालाब का पानी ठंडा किया जाता है, जैसे कि एयर कांटेक्ट, इवापोरेशन और हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट कैसा है उसके हिसाब से। तो एयर कांटेक्ट में होता ये है कि हवा के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो पानी होता है उसका भी टेम्परेचर कम हो जाता है। और दूसरा हमारा इवापोरेशन प्रोसेस है। और तीसरा सराउंडिंग इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से पानी का भी टेम्परेचर कम हो जाता है। ओके। फिर जब पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसे वापस प्लांट में कूलिंग के लिए रीयूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो हमारे किसी भी थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग पॉन्ड क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्लांट में जाने से पहले वाटर टेम्परेचर रिड्यूस करता है, ठीक है। दूसरा है हमारा फ्रेश वाटर की सेविंग होती है, क्योंकि हम लोग रीयूज़ वाटर करते हैं तो जिसकी वजह से फ्रेश वाटर कम यूज़ करना पड़ता है। दूसरा है हमारा इक्विपमेंट का ओवर हीटिंग कम होता है। तो अगर हम पानी रीयूज़ बार बार करते हैं तो जिसकी वजह से इक्विपमेंट हमारे ओवर हीट होते हैं तो वो हमारा कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो हमारे ओवरऑल प्लांट की इफ़िशियंसी होती है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो है हमारा कूलिंग टावर। तो देखिए, कूलिंग टावर हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है यूनिट 1 से। या तो ये आपके सेक्शन बी में आ जाएगा या फिर सेक्शन सी में। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कूलिंग टावर क्या होता है। तो देखिए, कूलिंग टावर हमारा एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें पावर प्लांट की हॉट वाटर को हम एयर के कांटेक्ट में लाकर ठंडा करते हैं। ओके। तो सबसे पहले इसमें होता ये है कि जो गर्म पानी होता है पावर प्लांट का उसको हम कूलिंग टावर के ऊपर से भेजते हैं, ठीक है। उसके नीचे बीच में फिल मीडिया लगी होती है जिसके ऊपर से हम पानी को गिराते हैं नीचे, ठीक है। और नीचे हमारा कूल एयर ऊपर की तरफ फ्लो करता है और वाटर कांटेक्ट एयर में हो जाता है। अब हम लोग सिंपल आइडिया से समझते हैं कि कूलिंग टावर कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग गर्म पानी को पावर प्लांट से लाते हैं, फिर कूलिंग टावर में ऊपर से पानी को गिराया जाता है, ठीक है। और नीचे से हमारी कूल्ड एयर सप्लाई की जाती है ऊपर की तरफ। और बीच में हमारा फिल मीडिया लगा होता है जिसके ऊपर से पानी स्प्रिंकल के थ्रू गिरते रहते हैं। ओके। तो इसकी वजह से हमारे कुछ पानी इवापोरेशन प्रोसेस हो जाते हैं और कुछ पानी की हीट रिमूव हो जाती है। फिर उसके बाद जो हमारा ठंडा पानी हो जाता है वो नीचे बॉटम बेसिन में कलेक्ट हो जाता है और ये कूल्ड वाटर दोबारा से प्लांट में यूज़ होता है। ओके। तो आगे हम इसके सारे जितने प्रोसेस होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। तो इसमें हमारे दो टाइप के कूलिंग टावर होते हैं। पहला है हमारा वेट कूलिंग टावर और दूसरा ड्राई कूलिंग टावर। तो वेट कूलिंग टावर में वाटर और एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और ड्राई कूलिंग टावर में वाटर और एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं। नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर एक बहुत ही बड़ा कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें हम एयर का फ्लो नेचुरली कराते हैं।
ओके। इसमें कोई भी फ़ैन यूज़ नहीं होता है और इसमें जो एयर की मूवमेंट है वो टेम्परेचर और डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होती है, जिसे हम चिमनी इफ़ेक्ट भी कहते हैं। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं या फिर कैसे ये बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा हाइपरबोलिक शेल। तो देखिए जो ये नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर का डिज़ाइन होता है ये हमारा हाइपरबोलिक शेप में होता है, जो कि मिडिल में पतला होता है और टॉप और बॉटम में चौड़ा होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा हॉट वाटर इनलेट। तो जब हम कंडेंसर से गर्म पानी को भेजते हैं कूलिंग टावर में तो ये हमारा प्रोसेस होता है हॉट वाटर इनलेट, ठीक है। तीसरा है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम क्या होता है कि जो ये कूलिंग टावर है इसमें ये गर्म पानी को डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि वो स्प्रिंकलर के फॉर्म में नीचे गिरे। फिर है हमारा स्प्रे नोजल्स। तो स्प्रे नोजल का काम होता है कि ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट में पानी को नीचे गिराएं। उसके बाद है हमारा फिल या फिर पैकेजिंग। तो फिल या पैकेजिंग पे क्या होता है कि ये जो ड्रॉपलेट हैं वो इसी के ऊपर गिरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एयर इनलेट लूवर्स। तो एयर इनलेट लूवर्स का काम क्या होता है कि जो ये नेचुरल एयर होते हैं इसको ये नीचे से कूलिंग टावर में सप्लाई करता है। तो ये जो एयर है ये नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रिफ्ट इलिमिनेटर्स। तो इसका काम ये होता है कि जो ये पानी होती है ये कम लॉस हो, इसके लिए हम ड्रिफ्ट इलिमिनेटर लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोल्ड वाटर बेसिन। तो कोल्ड वाटर बेसिन में जो हमारा पानी गर्म जो ठंडा हो जाता है उसको हम कोल्ड वाटर बेसिन में स्टोर करते हैं। फिर है हमारा मेकअप वाटर सिस्टम। तो मेकअप वाटर सिस्टम का काम होता है कि जो कूलिंग टावर में या फिर कूलिंग पॉन्ड में पानी की कमी को पूरा करता है। जैसे कि जब प्रोसेस के दौरान पानी लॉस हो जाता है तो ये कंपनसेट करके फ्रेश वाटर को ऐड करता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस रिपीट हो सके, ओके। फिर है हमारा ब्लो डाउन अरेंजमेंट, ओवरफ्लो पाइप, जिससे कि अगर पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो वो उसको बाहर निकाल सके। फिर है हमारा लास्ट ड्रेन सिस्टम, जहाँ से हम कितनी सप्लाई करनी है या फिर अगर कोई वेस्ट है तो वो इसमें चला जाता है, ओके। अब हम लोग समझेंगे कि नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर कैसे काम करती है, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो थर्मल पावर प्लांट से यूज्ड जो पानी होता है उसको हम कंडेंसर के द्वारा पंप करके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेज देते हैं ताकि वो ड्रॉट कूलिंग टावर में यूज हो सके। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगे जो स्प्रे नोजल्स होते हैं ये पानी को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं वो पैकिंग या फिर फिल मटेरियल के ऊपर गिरता है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ओके। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि राइट साइड से मिडिल में हम जो नेचुरल हमारी एयर फ्लो कर रही है सराउंडिंग में उसको हम टावर के नीचे से अंदर भेजते हैं, ठीक है। वो ऑटोमेटिक मतलब टावर में अंदर जाती है। तो जैसे जैसे पानी नीचे गिरता है उसके हिसाब से हवा भी ऊपर की तरफ मैनुअली मूव करती रहती है, ओके। तो उसकी वजह से ये होता है जो हमारी हवा बह रही है नीचे से ऊपर की तरफ वो पानी की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ पानी इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा गर्म हवा है वो हमारे टावर के टॉप से बाहर निकल जाता है और जो हमारा ठंडा पानी होता है वो बॉटम में जाके कोल्ड वाटर बेसिन में कलेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा कूल्ड वाटर है वो दोबारा कंडेंसर में सर्कुलेट कर दिया जाता है जो कि हमारे पावर प्लांट में दोबारा यूज हो सके। अब हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं कि नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। तो देखिए इसमें हमारी फ़ैन की ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट लो हो जाता है। ये लार्ज पावर प्लांट के लिए सूटेबल होता है और इसकी जो लॉन्ग लाइफ है नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर की वो 30 से 40 साल होती है, ठीक है।
अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें है कि नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर के लिए हमें बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा एरिया कवर करके हम नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर बना सकते हैं। तो इसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें उतनी ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, फिर इसके कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, जिसकी वजह से ये स्मॉल प्लांट्स के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से कॉस्ट भी हाई होता है और ये छोटे प्लांट के लिए सूटेबल नहीं होता है। जो फोर्स ड्रॉट कूलिंग टावर है, इसमें हम एक बड़े से फ़ैन का यूज़ करके एयर जनरेट करते हैं, जिसको हम कूलिंग टावर में सप्लाई करके पानी को ठंडा करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर में देखते थे कि उसमें जो एयर की सप्लाई होती थी वो नेचुरली होती थी, और फोर्स्ड ड्रॉट कूलिंग टावर में ये हम फ़ैन की मदद से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फोर्स डॉट कूलिंग टावर में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा फ़ैन, फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, तीसरा है हमारा एयर इनलेट, चौथा है हमारा फिल पैकेजिंग, पांचवा है हमारा हॉट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, छठा है हमारा ड्रिफ्ट इलिमिनेटर, सातवां है हमारा केसिंग या फिर उसको हम टावर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, और आठवां है हमारा कोल्ड वाटर बेसिन, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि फोर्स डॉट कूलिंग टावर कैसे काम करता है, ओके। थर्मल पावर प्लांट से जो गर्म पानी होता है जो यूज्ड हो चुका है, उसको हम लोग कंडेंसर के थ्रू सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेजते हैं, जो कि हमारा कूलिंग टावर में लगा होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ये वाटर को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये नोज़ल के थ्रू स्प्रे करता है। उसके बाद ये जो वाटर है ये फिल मटेरियल पे गिरता है, ओके। तो जैसे कि ये नेचुरल ड्रॉट नहीं बल्कि फोर्स डॉट कूलिंग टावर है, तो इसमें हम फ़ैन की मदद से साइड से एयर को पास कराते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर से हमारा पानी जो होता है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरता है और नीचे से हमारी ठंडी हवा ऊपर जाती है। तो इन दोनों के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर होता है वो ठंडा हो जाता है, और जो हमारी एयर होती है वो ऊपर साइड में क्रॉस फ्लो पोजीशन में मूव करती है। तो इसमें जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है पानी का, वो इवापोरेशन के थ्रू होता है। तो उसके बाद जब ये पानी ठंडा हो जाता है तो ये आके हमारा नीचे में बेसिन में कलेक्ट हो जाता है, और पानी को रिसर्कुलेट करके दोबारा से हम लोग प्लांट में यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्स ड्रॉट कूलिंग टावर का काम, ओके। तो अब हम लोग समझेंगे कि फोर्स डॉट कूलिंग टावर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है कॉम्पैक्ट साइज। तो देखिए ये हमारे छोटे छोटे प्लांट में भी लगा होता है, जिसकी वजह से ये कम स्पेस में भी लग सकता है। दूसरा है कूलिंग फास्ट होती है इसकी, ठीक है, क्योंकि हम फोर्स डॉट कूलिंग टावर है तो फैन की हम कंट्रोल को ऑपरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग फास्ट होती है। तीसरा है हमारा एयर फ्लो कंट्रोल पॉसिबल होता है, ओके। अब इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो जैसे कि ये मैकेनिकल फ़ैन इसमें यूज होता है और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है। दूसरा है फ़ैन और मोटर की मेंटेनेंस भी बढ़ जाती है। और तीसरा है क्योंकि ये मैकेनिकल इसमें सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से नॉइज़ प्रॉब्लम भी बहुत जनरेट होती है, ठीक है। वेरियस मेथड ऑफ स्टीम टरबाइन गवर्निंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि गवर्निंग क्या होता है, ओके। तो देखिए स्टीम टरबाइन गवर्निंग का जो मेन पर्पस होता है हमारा, वो होता है कि टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करना जब उसका लोड चेंज होता हो, ठीक है। तो ये हमारे दो मेथड से होते हैं। तो पहला है हमारा थ्रॉटल गवर्निंग और दूसरा है नोजल गवर्निंग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि थ्रॉटल गवर्निंग क्या होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, ये मेथड स्मॉल टरबाइंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों?
क्योंकि इसका इनिशियल कॉस्ट कम होता है और इसके जो मैकेनिज्म होते हैं वो भी बहुत सिंपल होते हैं। अब देखेंगे कि ये गवर्निंग कैसे काम करती है। ओके, तो इस मेथड में हम लोग जो स्टीम होता है उसको थ्रॉटल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो स्टीम का प्रेशर होता है उसको कम या ज़्यादा किया जाता है। ओके, और जो हमारा थ्रॉटल वाल्व होता है वो स्टीम लाइन में लगा होता है। तो थ्रॉटल वाल्व में देखिए, जब हमारे इंजन का स्पीड बढ़ता है तो जो थ्रॉटल वाल्व होता है वो बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से जो स्टीम का प्रेशर है वो भी कम हो जाता है और जो स्पीड होती है वो कंट्रोल हो जाती है। और जब हम इंजन का स्पीड डिक्रीज़ कर देते हैं तो होता ये है कि जो थ्रॉटल वाल्व है वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से स्टीम का प्रेशर बढ़ जाता है और जो हमारी टरबाइन है वो फिर से रिक्वायर्ड स्पीड पकड़ लेती है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नोज़ल गवर्निंग क्या होता है। तो देखिए, जो नोज़ल गवर्निंग होता है इसमें स्टीम को नोजल के थ्रू टरबाइन में भेजा जाता है। ओके, तो जो हमारी टरबाइन की स्पीड है ये हमारी स्टीम की क्वांटिटी कंट्रोल करके रेगुलेट की जाती है। जितना हम स्टीम सप्लाई करेंगे उसके हिसाब से हमारी टरबाइन की स्पीड होती है। ठीक है, तो नोज़ल गवर्निंग में टोटल नोज़ल को हम लोग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं कि इस नोज़ल से इतना स्टीम भेजना है, जो कि हमारे टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो इसमें जितने नोज़ल होते हैं तो हर नोज़ल को गवर्निंग वाल्व्स ओपन या क्लोज करते हैं। ठीक है, ये वाल्व्स लोड के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जिसमें कि हमारा स्टीम प्रेशर लगभग कांस्टेंट होता है। तो इसमें जितना ज़्यादा नोज़ल ओपन रहता है उतनी ज़्यादा स्टीम टरबाइन में जाती है। ठीक है, तो इसमें लोड चेंज होने पर होता ये है कि देखिए, जब लोड इंक्रीज होता है तो बहुत सारे नोज़ल ओपन कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टीम टरबाइन में जाती है। और जब लोड डिक्रीज होता है तो कुछ नोज़ल को बंद कर दिया जाता है, जिससे स्टीम की सप्लाई कम हो जाती है। ओके, तो थ्रॉटल गवर्निंग में हम प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जबकि नोज़ल गवर्निंग में हम स्टीम की क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं। ओके, फीड हीटिंग प्रोसेस क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, फीड हीटिंग का मतलब होता है बॉयलर में जाने से पहले फीड वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देना। मतलब कि जो हम बॉयलर में पानी भेजते हैं उसका पहले से ही जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो ये होता है हमारा फीड हीटिंग प्रोसेस। ठीक है, इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी पावर प्लांट है इसकी थर्मल इफ़िशियंसी को ये इम्प्रूव करता है। ओके, इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जब फीड वाटर पहले से गर्म होता है तो बॉयलर में उसको स्टीम बनाने के लिए कम फ्यूल चाहिए होता है। ओके, दूसरा पॉइंट है, जब हम लोग फीड हीटिंग करते हैं तो इससे जो हमारा बॉयलर के कुछ पार्ट्स होते हैं उसमें जल्दी से कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से थर्मल स्ट्रेस और कोरोजन कम हो जाती है। तो अगर एक लाइन में आपको समझना है तो हम ऐसे समझते हैं। देखिए, जो फीड हीटिंग होता है उसका काम होता है फ्यूल बचाना और बॉयलर को सेफ रखना। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कि रीहीटिंग प्रोसेस क्या होता है। ओके, तो रीहीटिंग का मेन पर्पज़ यह होता है कि ये स्टीम टरबाइन की इफ़िशियंसी और उसकी सेफ्टी को बढ़ाता है। तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि जब हम लोग रीहीटिंग प्रोसेस करते हैं किसी भी टरबाइन में तो उसके जो आखिरी स्टेजेस होते हैं उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, जिसकी वजह से जो टरबाइन का ब्लेड है उसमें जंग नहीं लगती, मतलब कि उसमें कोरोजन नहीं होता है। ओके, और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, जब भी हम लोग रीहीटिंग प्रोसेस करते हैं तो उसकी वजह से स्टीम से हमारा ज़्यादा वर्क एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्लांट की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है और जो हमारी टरबाइन है उसकी भी लाइफ इंक्रीज़ होती है। फैक्टर फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट, मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जब हम लोग किसी साइट को सेलेक्ट करते हैं जब हमको स्टीम पावर प्लांट बनाना होता है। ठीक है, तो देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, तो पहला पॉइंट है हमारा कि अगर हम कहीं पे पावर प्लांट बनाते हैं
तो प्लांट के आसपास जो कोयला होता है वो हमें आसानी से मिल सकता है या नहीं, ओके। और उसकी जो सप्लाई है वो रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा लोड सेंटर एंड ट्रांसमिशन, मतलब कि जब पावर प्लांट ऐसी जगह होना चाहिए जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को लोड सेंटर तक ईजिली भेज सकें। तीसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, तो हमें प्लांट इंस्टॉलेशन के लिए बहुत दूर तक ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें कम कॉस्ट पे ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उस जगह पे अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ लैंड, तो जो हमें ज़मीन मिली है प्लांट बनाने के लिए वहाँ की मिट्टी या फिर जो भी क्वालिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे फाउंडेशन को आसानी से मजबूती मिल सके, ठीक है। पांचवा पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो पावर प्लांट ऑपरेशन के लिए हमें गुड क्वालिटी और सफिशिएंट क्वांटिटी में बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, तो वो उस पावर प्लांट के पास अगर अवेलेबल है तो ये ठीक है, ओके। 6 पॉइंट है हमारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो देखिए फ्यूल इक्विपमेंट या फिर वर्कर के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ज़रूरी होता है, तो अगर वो पावर प्लांट के पास अवेलेबल है तब तो ठीक है, नहीं तो इमरजेंसी में अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमें बहुत दिक्कत होगी, तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पावर प्लांट के पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, ओके। सातवां पॉइंट है हमारा क्लाइमेट कंडीशन, तो देखिए हमें अपने पावर प्लांट का जगह ऐसे जगह पे डिसाइड करना चाहिए जहाँ की क्लाइमेट साफ़ और सुथरी हो। ये ना हो कि साल में 10 महीने बारिश होते हों या फिर 10 महीने पता चले कि वहाँ सूखा पड़ा है, पानी ही नहीं मिल रहा है, तो जिसकी वजह से प्लांट के ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है। तो हमें ये देखना है कि वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन अच्छी हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, तो देखिए किसी भी प्लांट को स्मूथली ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए हमें सफिशिएंट स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हैं हमारे कुछ फैक्टर्स जो कि किसी भी पावर प्लांट के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स जो हमारे होते हैं ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि स्टीम पावर प्लांट किस लोकेशन पर इंस्टॉल करना बेस्ट होता है, ओके। थैंक यू।